हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी और मीडिया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माना गया है और इसमें चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को शामिल किया जाता है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता व निरंतरता के लिए ज़रूरी है कि उसके ये चारों स्तंभ मजबूत हो और अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हों। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तथा उल्लंघन करने वालों को सज़ा देती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया लोगों को जागरूक करने व जनमत को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके इसे रोकने में भी काम करता है। तो आर्टिकल 74 हमें बताता है राष्ट्रपति जी पीएम व उसकी काउंसिल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। एंड आर्टिकल 75 हमें बताता है राष्ट्रपति जी पीएम की सलाह पर उसकी काउंसिल की नियुक्ति करेंगे। पीएम और उसकी काउंसिल दोनों सामूहिक रूप से जवाबदेही होते हैं लोकसभा को। व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 77 हमें बताता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक बनाएंगे और मंत्रियों के बीच व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। पीएम बनने के लिए योग्यताएं: लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर सदस्य ना हो तो आने वाले 6 मंथ में उसे लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, प्लस लोकसभा में उसे बहुमत हासिल करना होगा। फिर आता है आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करना। प्रधानमंत्री में निहित होती है कार्यकारी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार: तो पीएम देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है और इस कार्य में उसे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए पीएम कह सकता है। यदि उसके चाहने पर भी कोई मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन करना पीएम का अधिकार है। फिर वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका पूरा दखल रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और उनके बीच मतभेद यदि कोई है तो उन्हें सुलझाने का उसे पूरा अधिकार है। राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को सूचना सीधे नहीं दे सकता। प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही परामर्श से करता है, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार रहता है। देश की आंतरिक व बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करता है। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। पीएम की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व विघटित कर नए निर्वाचन की आज्ञा जारी करता है। तो ये सभी थे प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार। फिर पॉलिटी में 2 टर्म है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि जब कोई विपक्षी पार्टी पक्ष वाली पार्टी में अविश्वास जताती है, तो विपक्षी पार्टी लोकसभा में लाएगी इस प्रस्ताव को और 50 एमपी के सिग्नेचर के साथ प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर को दे दिया जाता है। फिर वोटिंग होगी। अगर 50% से अधिक से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पीएम व उसकी काउंसिल को रिज़ाइन देना पड़ता है। ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। और विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें राष्ट्रपति के कहने पर पीएम लाएंगे प्रस्ताव। आर्टिकल 88 में सदनों के बीच संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और सदन की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है कि कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो मंत्रिमंडलीय समितियां 8 होती हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति 1, सेकंड है आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, थर्ड है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, फोर्थ है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, फिफ्थ है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सिक्स्थ है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति, सेवेंथ है निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, एट्थ है रोजगार और कौशल विकास की मंत्रिमंडलीय समिति। इन सभी समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है। वे मुद्दों की जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। ये समितियां महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती है, हालांकि मंत्रिमंडल इनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है। तो ये थी 8 प्रकार की समितियां। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।